हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं BHU LLB के 2012 के पेपर सॉल्यूशन की। अभी तक हमने 2008, 2009, 2011 के पेपर को सॉल्यूशन को दे दिया है पूरा। अब हम आज से इस वीडियो में 2012 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बिना कुछ देरी किए जल्दी से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आज हम 2012 के पेपर के सेट नंबर 1 को लगाएंगे। जिनके पास पेपर हो वो पेपर लगा सकते हैं साथ में, जिनके पास नहीं है तो एक बुक है। आप तो अभी खरीद नहीं सकते, लेकिन यदि बुक है तो अच्छी बात है। वो महामना एजुकेशन की पब्लिश एक बुक आती है, उसमें आपको 2012 से लेकर 2019 तक की क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। लेकिन नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके प्रश्नों को साथ में उनके आंसर को लिख सकते हैं। ये आप तरीका हो सकता है। देखिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, कहता है कि किसी की संपत्ति पर विधि विरुद्ध प्रवेश का कार्य क्या कहलाता है। मतलब द एक्ट ऑफ अनलॉफुली एंटरिंग इनटू अनदर्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड ट्रेसपास, या फिर क्या कहलाता है, अतिचार कहलाता है। इसका ऑप्शन में जो 4 होगा वह सही होगा। मतलब किसी की संपत्ति में यदि आप विधि विरुद्ध क्या करते हैं, इंटर करते हैं, तो वह क्या कहलाएगा, ट्रेसपास कहलाएगा। दूसरा है एब इनिशियो का मतलब पूछ रहा है। तो ये एक लीगल टर्म है। एब इनिशियो का मतलब होता है टू फ्रॉम द बिगिनिंग या टू द बिगिनिंग। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये आरंभ से या फिर बोल देंगे फ्रॉम द बिगिनिंग। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति को मृत मान लिया जाता है यदि उसे जीवित नहीं सुना गया है। यह प्रश्न पिछले साल भी आया था, 2011 में भी आया था, ये 2012 में भी है। यदि व्यक्ति को मृत 7 वर्षों तक नहीं देखा जाए, नहीं उसके बारे में जानकारी लिया जाए, तो वह उस व्यक्ति को क्या मान लिया जाएगा, मृत मान लिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा वह 3 सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक पति अपनी तलाकशुदा पत्नी के भरण पोषण हेतु कितने वर्ष कब तक बाध्य है। वो तब तक होगा जब तक कि वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती, तब तक वह पति बाध्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां हमारा प्रश्न कहता है कि एक जिले में सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय कौन सा होता है। तो जिले में सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय क्रिमिनल कोर्ट जो होता है वो होता है कौन, सेशन कोर्ट या फिर सत्र न्यायालय होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां कहता है हमारा कि एक विवाहित पुरुष जार कर्म का अर्थात एडल्ट्री का ऑफेंस करता है कब। यदि वह किसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो एडल्ट्री का ऑफेंस होगा। वह तब होगा जब वह किसी अन्य पुरुष की पत्नी के साथ करे। तो मैंने एडल्ट्री और रेप के बारे में वीडियो बनाया है, यदि नहीं देखें तो जाकर देखिए, उसमें सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वह ऑप्शन 3 होगा कि किसी अन्य पुरुष की पत्नी के साथ, या फिर उसको बोलते हैं वाइफ ऑफ एन अदर मैन। इसका ऑप्शन नंबर क्या से लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 सही लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है कि कभी कभी एक व्यक्ति स्वयं अपराध नहीं करता, वह दूसरे व्यक्ति को मदद या सहायता प्रदान करता है, तब वह दोषी किसका होता है। तब वह दोषी होता है किसका, एबेटमेंट का, या फिर किसको बोलते हैं, दुष्प्रेरण का। इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, आप जाइए वहाँ पर देखिए, चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। मैं डिटेल में समय नहीं बता सकता क्योंकि समय कम है, तो इसलिए डिटेल में बताने का समय नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। जो चीज़ें आपको पढ़ा दी गई हैं, आप चाहें तो वहाँ पर चैनल के माध्यम से जाकर देख सकते हैं। हर एक चीज़ डिफाइन की गई, चैनल को विजिट करिए, हर चीज़ आपके पास दिखाई देगी। अगला हमारा प्रश्न है 8वां कि प्रत्यालिपिधिकार या फिर कॉपीराइट जो होता है वह लेखक की मृत्यु के बाद कब तक अस्तित्व में रहता है। तो वह 60 वर्षों तक अस्तित्व में रहेगा। कब तक, 60 वर्षों तक। कॉपीराइट का जो इशू होता है वो कितने वर्षों तक रहता है, 60 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमारा कि बेंगलोर में नेशनल लॉ स्कूल की स्थापना कब की गई। तो बेंगलोर में नेशनल लॉ स्कूल की स्थापना की गई थी कब, 1987 में। कब की गई थी, 1987 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है क्या कि ए कुछ रुपए बी से उधार लेता है तथा ऋण के संदाय हेतु कुछ भूमि प्रतिभूति में रखता है। इस व्यवस्था को क्या कहेंगे। मैंने बताया था कि आप 2 प्रकार से लोन ले सकते हैं, एक मूवेबल प्रॉपर्टी पे, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। यदि मूवेबल प्रॉपर्टी पे लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, प्लेस बोलते हैं, या उसको गिरवी बोलते हैं, गिरवी रखना बोलते हैं। यदि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लेते हैं, जैसे भूमि वगैरह पे, तो उसको मॉर्गेटेज बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, हिंदी में बंधक बोलते हैं। तो भूमि क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सही होगा वह 4 होगा, बंधक, या फिर उसको मॉर्गेटेज बोलते हैं। अगला हमारा ऑप्शन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 क्या कहता है कि यदि कोई अपराधी या साक्षी न्यायालय में कोई कथन जानते हुए भी झूठ बोलता है तो वह क्या करता है, वह परजरी का या शपथ
भंग का अपराध करता है। मैंने इसके बारे में लीगल एंड मैगजीन्स में बताया हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश में बलात्कार के मामले में मृत्युदंड दिया जाता है। तो रेप के मामले में चीन एक ऐसा देश है जहाँ पर क्या दिया जाता है, बलात्कार करने पर मृत्युदंड दी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा ऑप्शन नंबर 1 सही लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 कहता है कि संसद का कोई अधिनियम किस रूप में जाना जाता है। तो संसद का कोई अधिनियम संविधि या स्टैट्यू के नाम से भी जाना जाता है। सिंपली जो संसद का नियम होता है, जो अधिनियम होता है, अधिनियम के लिए एक और टर्म है संविधि या स्टैट्यू। इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा ऑप्शन नंबर 4 सही लगा लीजिएगा। 13 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि हमला एवं उपताप क्या है। पिछले वीडियोज़ में भी चर्चा की थी। यह दोनों के अंतर्गत क्या है, ऑफेंस है, टॉर्ट के अंदर भी, क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर भी। इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वह क्या होगा, 14 का चौथा सही होगा। 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कहाँ पर है, कलकत्ता में है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 15 का 4 सही होगा। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि मेहर की चर्चा कहाँ पर की गई है। देखिए हमारे हिंदू धर्म में या हिंदू लॉ में दहेज की बात की जाती है, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम में मेहर की बात की गई। तो मुस्लिम लॉ में मेहर की चर्चा की गई कहाँ पर, मुस्लिम लॉ में। तो ऑप्शन नंबर 2 का टिक लगा लीजिएगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीठ में न्यूनतम जज कितने हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी संवैधानिक पीठ होगा तो न्यूनतम जजों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो होगा 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का कर नहीं है। तो जो लैंड रेवेन्यू है यह एक राज्य सरकार का कर है, केंद्र सरकार का नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 हमारा प्रश्न क्या कहता है कि एक्स एंड वाई क्या करते हैं कि एक्स तथा वाई जेड के मकान में चोरी करने हेतु सहमत होते हैं, लेकिन वास्तव में चोरी करते नहीं। तो यह कौन सा क्राइम किए, तो इन्होंने क्या किया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या फिर आपराधिक षड्यंत्र करने का काम किया। इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो कौन सा होगा, 19 का 4 टिक लगा लीजिएगा। 20वें प्रश्न तब चलते हैं। 20वां प्रश्न कहता है हमारा कि निम्नलिखित में भारत के किस उच्च न्यायालय की सर्वाधिक संख्या में पीठें हैं। तो वह असम का जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। गुवाहाटी जो क्षेत्राधिकार है उसका सबसे ज़्यादा है। कौन सा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 21वें प्रश्न तब चलते हैं। 21वां प्रश्न कहता है कि नेशनल जुडिशियल अकादमी कहाँ पर है। नेशनल जुडिशियल अकादमी कहाँ पर है, भोपाल में है। ऑप्शन नंबर 6 उसका सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 तरफ चलते हैं। 22 कहता है कि राज्य का उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में किसके अंदर रहता है, किसके अंडर डायरेक्शन में हाई कोर्ट काम करता है किसी राज्य का, तो वह सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में काम करता है। ऑप्शन नंबर 4 सही लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। 23 कहता है कि भारत में विधिक शिक्षा किसके द्वारा नियंत्रित होती है, मतलब लीगल एजुकेशन इन इंडिया कंट्रोल्ड बाय व्हाट, तो कंट्रोल्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, या उसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24 तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हमारा कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में वर्तमान में कितने, देखिए उस समय के हिसाब से 22 सही होता है, लेकिन वर्तमान में जो होगा यह कितने हैं, 25 हैं। 25वां कौन सा बना है, अमरावती हाई कोर्ट बना है। इसका जो ऑप्शन नंबर जो सही होगा वह कौन सा होगा, 2 सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है 25वां, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो सभी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 25 का होगा 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि दिल्ली में इसके स्थायी रूप से अधिविष्ट होने के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय अधिविष्ट हो सकता है कब, मतलब दिल्ली के अलावा कहीं अन्य जाकर मामलों की सुनवाई कर सकता है कब, जब कोई ऐसा स्थान जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ क्या करें, नियत करें। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 2 सही कर लीजिएगा। 26 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, 27 कहता है कि निर्वाचन संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय किसका निर्वाचन का विवाद सॉल्व करता है। तो वो सिंपल बात सभी जानते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को वह समझता है। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर 1 सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, 28 कहता है क्या कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश का सेवानिवृत्त आयु, तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष में होता है और उच्च न्यायालय का या हाई कोर्ट का कितना होता है, 62 वर्ष में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो 1 होगा। और उसके बाद अगले ही प्रश्न पूछ दिया कि इसका हाई कोर्ट के न्यायालयों का न्यायाधीशों का वो क्या सेवानिवृत्ति आयु, तो 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 सही लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पद से हटाया जा सकता है कब, तो तब हटाया जाएगा जब उसके ऊपर साबित कदाचार या असमर्थता के
आधार पर, तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि यदि संसद कोई ऐसी विधि पारित करती है जो संविधान के विरुद्ध है तो असंवैधानिक घोषित किया जाएगा किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। संसद यदि कोई विधि ऐसी पारित करती है जिसके द्वारा क्या है, वह विधि क्या है, विधि विरुद्ध है, तो उसको क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट उसको इनवैलिड कर देगी। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32वां कि 32वां क्या कहता है कि संविधान पीठ या ऐसी पीठ जो राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर सलाहकार देता है उसके अंतर्गत, देखिए यदि सिंपली पीठ होगी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें न्यूनतम कितने होंगे? 5 होंगे। लेकिन यदि राष्ट्रपति को न्याय देने की सलाह देने की बात हो तो उसमें न्यूनतम कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। तो उसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि भारत में विधि के प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में विधि का प्रमुख स्रोत क्या है? संविधान है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 तरफ चलते हैं। 34 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मतलब जो हाई कोर्ट का जो जज है, वह कहाँ व्यवसाय नहीं कर सकता? विधि व्यवसाय नहीं कर सकता। तो वो जिस उच्च न्यायालय में वह जज था उसके अलावा वो अन्य कहीं भी कर सकता है, लेकिन उस उच्च न्यायालय में नहीं कर सकता। इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या लग लीजिए, टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 क्या कहता है कि विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो विधि दिवस मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को। अब इसका नाम विधि दिवस न होकर क्या हो गया? संविधान दिवस। ऑप्शन नंबर 35 का 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? 36 कहता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? पिछले प्रश्नों में पूछा भी गया था, फिर उसी को रिपीट भी किया है। तो कौन करेगा भैया? राष्ट्रपति करेगा, सॉरी उच्चतम न्यायालय। कौन किसके पास अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार। ऑप्शन नंबर 1 इसका टिक लगा लीजिए, सही है। अगले प्रश्न तब चलते हैं 37वां प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति जिसकी अवयस्कता के दौरान संरक्षक की नियुक्ति की जाती है किस आयु पर वह वयस्क होता है? देखिए अब वयस्क की होने की सीमा कितनी बताई गई हमारे भारत में? वह कितनी है? 18 है। लेकिन जब उस वयस्कता के लिए क्या कर दी जाए, कोर्ट की तरफ से संरक्षक नियुक्त कर दिया जाए तो यह 18 वर्ष नहीं होता, उस समय क्या हो जाएगा? 21 वर्ष। जैसे ही संरक्षक और वयस्कता की बात की जाएगी आप आंख मूंद के क्या टिक लगाएंगे? 21 वर्ष। वैसे जो कितना है? 18 वर्ष है। इसका जो ऑप्शन नंबर तब सही हो जाएगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 कौन सा? 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38वें की तरफ चलते हैं। 38वां प्रश्न क्या कहता है कि ये अपनी भतीजी को 10,000 रुपये क्या करता है? अंतरण करता है। यदि वह अपने पति का अभित्याग कर देगी तो यह अंतरण क्या हो जाएगा? तो यह कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका 38 का है 2 है। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न 39वां क्या कि किसी अज्ञात व्यक्ति को किया गया सीधा अंतरण क्या होता है? यदि आप अज्ञात व्यक्ति को अंतरण करते हैं तो वह क्या होगा? वैध नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संपत्ति का अंतरण नहीं है? तो संपत्ति का अंतरण नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 दान। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी दान नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इसका 40 का टिक लगा लीजिए। इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, कुछ लोग विनिमय भी कहेंगे, तो इसको थोड़ा सा आप लोग स्वयं से भी देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दान क्या है? संपत्ति का अंतरण नहीं है। अगला हमारा प्रश्न 41वां, यदि दान के प्रतिग्रहण के पूर्व अदाता की मृत्यु हो जाती है तो दान क्या हो जाएगा? देखिए जब दान देने जा रहे हैं उसके पहले ही वह क्या हो जाए? अदाता की मृत्यु हो जाए तो वह जो होगा वह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। 42 क्या कहता है कि जमानती अपराध में जमानत का अधिकार किसे दिया गया है? तो जमानत का अधिकार दिया गया है पुलिस अधिकारी और न्यायालय दोनों के पास है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही लगाइए, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 तरफ चलते हैं। 43 कहता है कि अधिकतम मासिक भरण पोषण जो दिया जा सकता है वह क्या है? देखिए वह है क्या कि वह न्यायालय के विवेकानुसार, न्यायालय डिटरमाइन करेगा कि अधिकतम मासिक भरण पोषण क्या हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 43 का सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 तरफ चलते हैं। 44 में जो प्रश्न कहता है किसी कार्य का लोप जो विधि द्वारा किसी भी समय दंडनीय है क्या कहा जाएगा? उससे हम कहते हैं ऑफेंस, क्या कहेंगे? या फिर अपराध। ऑप्शन नंबर 44 का लगाइए 2 टिक। और 45वें की तरफ चलते हैं। 45वां प्रश्न कहता है हमारा क्या कि एक औरत यह कहते हुए कुएं की ओर दौड़ पड़ी कि वह उसमें कूद जाएगी, परंतु वहाँ
पहुंचने से पहले वह पकड़ ली जाती है। वह किसकी दोषी है? उसने क्या कोई अपराध किया? नहीं किया, तो वह किसी चीज़ की भी दोषी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्टेंट था वो कुछ हुआ ही नहीं। मतलब उसने कुआं में नहीं कूदा, यदि कूद गई होती, बच गई होती, तो आत्महत्या का प्रयास होता, ठीक है। लेकिन वहाँ पर उसने कूदा नहीं, उसके पहले पकड़ लिया गया, इसलिए यहाँ पर कोई अपराध नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 तरफ चलते हैं। 46 कहता है कि 7 व्यक्ति रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं। वहां वर्तमान यात्री क्षुब्ध हो गए तथा परेशानी का अनुभव करने लगे। यह 7 व्यक्ति किस अपराध के दोषी हैं? आपके आंसर की के अनुसार यह होगा बलवा, लेकिन मेरे हिसाब से होगा यह क्या? दंगा, क्योंकि दंगा क्या होता है? पहली चीज़ पब्लिक प्लेस पर होगा, जो कि प्लेटफॉर्म पब्लिक प्लेस है। दूसरा, पब्लिक प्लेस पर डिस्टर्बेंस के लिए अफरे या दंगा किया जाता है, तो इसलिए यह जो ऑप्शन होगा वह क्या होगा? सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही लगा दीजिए। अगला हमारा प्रश्न है क्या कि 47 का कि ए एक सिविल वाद चलाने से प्रतिवरण रहने हेतु न को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से बी के मकान को जलाने की धमकी देता है। ए दोषी है, तो ए यहाँ पर दोषी किसका? आपराधिक अभित्रास का या फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन का। ऑप्शन नंबर इसका 47 का लगाइए, 1 सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48वां प्रश्न कहता है कि चोरी का अपराध किससे संबंधित है? देखिए, चोरी उसी चीज़ की हो सकती है जो मूवेबल प्रॉपर्टी हो। बाइक की चोरी, मोबाइल की चोरी, गहने की चोरी हो सकती है, लेकिन खेत की चोरी नहीं होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जिसका सही होगा, ऑप्शन नंबर 3, उसको हम क्या बोलते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी ऑनली, केवल जंगम संपत्ति की। तो ऑप्शन नंबर 3 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 49 तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है हमारा क्या कि ए डी की हत्या करने के लिए बी को उकसाता है। अब बी लेकिन ऐसा करने से मना कर देता है, तो ए ने यहाँ पर कौन सा अपराध किया? तो ए ने यहाँ पर अपराध किया दुष्प्रेरण का या फिर एबेटमेंट का। जब कोई व्यक्ति किसी को कोई काम करने के लिए उकसाता हो, उसके जो कम ऑफेंस है उसकी कैटेगरी को हाई करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर वह अबेटमेंट या दुष्प्रेरण की बात करता है। एबेटमेंट मैंने पढ़ाया हुआ है स्पेसिफिक वीडियो में, यदि आप चाहें तो वहाँ से देख के चीज़ों को समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। और आज का जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है वह 50वां, वह क्या कहता है कि लूट डकैती कब हो जाती है? देखिए, लूट डकैती कब हो जाएगी? जब वहाँ पर व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाए? 5 या उससे अधिक हो जाए, तो लूट अपने आप क्या हो जाएगी? डकैती की श्रेणी में चला आएगा। तो इसका ऑप्शन है 50 का जो लगाइएगा वह 2 सही लगाइएगा। तो आज हम 51 जो नंबर क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो 51 क्वेश्चन है वह कहता क्या है कि हत्या दंडनीय अपराध है। मतलब यहाँ पर बात की गई है कि हत्या के लिए दंड क्या दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है, डेथ और इम्प्रिजमेंट ऑफ फॉर लाइफ, या फिर मृत्यु या फिर आजीवन कारावास। इसका ऑप्शन नंबर 2 टिक लगा लीजिएगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। 52 कहता है क्या कि प्रस्तावना जब स्वीकार कर ली जाती है तो क्या कहलाती है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा कि जब प्रपोजल कोई देता है, जब कोई प्रपोजल देता है और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो वह क्या बन जाती है? प्रॉमिस बन जाती है। क्या बन जाती है? प्रॉमिस। देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रॉमिस बनेगा कब एक्सेप्ट होगा? कौन? प्रपोजल। और वहीं यदि एग्रीमेंट एक्सेप्ट होगा तो वह क्या बनेगा? वह बन जाएगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन किस दशा में? जब इस हम एग्रीमेंट को क्या कर पाएँ? इन्फोर्स कर पाएँ। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है 52 का सही लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? 53 कहता है क्या कि यदि किसी संविदा के पक्षकार की सहमति असम्यक असर, कपट या दुर्व्यपदेशन से प्राप्त की जाती है तो वह संविदा क्या होती है? तो वह संविदा होती है शून्यकरण या फिर होती है क्या? वॉइडेबल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। 54 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होता? तो बाकी तीनों तो होते हैं, एक नहीं होता, वह होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और महाधिवक्ता की बात किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 165 में की है, 165 में की है, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। 55 कहता है कि राज्यसभा की 1/3 सीटों को भरने हेतु निर्वाचन कितने वर्ष का होता है? जानते हैं राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, यह स्थायी है। तो इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना? 6 वर्ष। और इसके सदस्य प्रति 1/3 जो होता है सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद क्या कर लिए जाते हैं? हटा दिए जाते हैं, इतने ही नए चुन लिए जाते हैं। तो यही ऑप्शन होगा। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर कितना सही होगा? 2 वर्ष के लिए, 2 वर्षों में एक बार कितने सदस्य? 1/3। ऑप्शन नंबर चलते हैं 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है क्या कि सिद्ध दोष ठहराए गए
किसी व्यक्ति को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति किसके पास है? तो पहला है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। किसके? राष्ट्रपति के पास। दूसरा किसके पास है? राज्यपाल के पास। किसके पास? राज्यपाल के पास। कब देखिए, राष्ट्रपति के पास 72 अनुच्छेद के अंतर्गत और राज्यपाल के पास 161 के अंतर्गत क्या है? क्षमादान करने की शक्ति है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 तब चलते हैं। 57 देखिए, अब जो लीगल के क्वेश्चन है थोड़े बड़े बड़े हैं, तो ध्यान सुनिएगा। ए की एक परचून की दुकान है जो अच्छी चल रही है और बी उसी के पास वैसी एक दुकान खोलता है तथा उसमें सस्ते दर पर वस्तुएं बेचता है। ग्राहक ए की दुकान के बदले बी की दुकान पर जाने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ए को नुकसान होता है। ए अपने नुकसान के लिए बी से क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है? देखिए, नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि हाँ, हालांकि बी की जो ए की जो है वह क्या है, नुकसान तो हुआ, लेकिन वहाँ पर उसका कोई विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ उसका। तो यही ऑप्शन सही होगा कि नहीं, क्योंकि यद्यपि नुकसान तो हुआ है लेकिन कोई विधिक क्षति नहीं हुई, कोई उसको लीगल डैमेज नहीं हुआ है, इसलिए वह नुकसान का भरपाई नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो 57 का 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 तक चलते हैं। 58 कहता है कि बैटरी का तात्पर्य क्या होता है? तो बैटरी का तात्पर्य क्या होता है? किसी व्यक्ति पर वास्तविक या फिर अभिप्रेत आघात। देखिए, मैंने लीगल टर्म्स एंड मैगजीन में सभी चीज़ की चर्चा की है। यदि नहीं देखा है तो आप जाइए चैनल के माध्यम से, वहाँ पर देख लीजिए। तो बैटरी का मतलब एक्चुअल और इंटेंडेड स्ट्राइकिंग एनदर पर्सन। ऑप्शन नंबर इसका 58 का 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 तक चलते हैं। 59 कहता है कि वाइस वर्सा का मतलब, तो वाइस वर्सा का मतलब जैसे पिछले वीडियो में बताया था, बताने की अधिक जरूरत नहीं है, विपरीत रूप में। क्वेश्चन नंबर 60 चलते हैं। 60 कहता है क्या कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है कितने वर्षों के लिए? भाई सिंपल सी बात है, सभी को पता है, 5 वर्षों के लिए निर्वाचित होता है। 61वां प्रश्न तब चलते हैं। 61वां प्रश्न कहता है ए और उसके 8 साथी एक गांव में कुछ अपने दुश्मनों को पीटने के लिए गए। ठीक है, इस लड़ाई में ए को चोट लग जाती है। विरोधी पक्ष के सदस्य क्या करने लगते हैं? भाग गए। इसके बाद जब एक को चोट लग जाती है, भागने लगते हैं, तो एक साथियों ने विरोधियों का पीछा किया और उनमें से एक को मार डाला। तो पूछ रहा है लायबिलिटी क्या होगी? इसमें एक की लायबिलिटी होगी कि सभी की लायबिलिटी होगी? तो वही पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर ज्वाइंट लायबिलिटी का केस बन रहा है, यहाँ सभी समान रूप से भागीदार होंगे उस हत्या के लिए। तो ऑप्शन नंबर सही है कि ए तथा उसके साथी हत्या हेतु दंडित होने योग्य हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है कि एक नकली डॉक्टर साधारण चाकू से एक आदमी के आंतरिक बवासीर का ऑपरेशन कर उन्हें काटकर बाहर करता है। आदमी रक्तस्राव के कारण मर जाता है। यह ऑप्शन क्या होगा? देखिए, आपके आंसर की के अनुसार तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, लेकिन मेरे अनुसार वह नकली डॉक्टर है, सद्भावना नहीं है। सद्भावना भले ही, लेकिन वहाँ उसका प्रोफेशन डॉक्टरी नहीं है, वह नकली डॉक्टर है। उसमें दिया हुआ है कि नकली डॉक्टर साधारण चाकू से कभी भी ऑपरेशन नहीं किया जाता, इसलिए यह जो कैटेगरी होगी वह डॉक्टर यहाँ पर हत्या का दोषी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो सही होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? 63 कहता है क्या? 63 कहता है कि ये एक हीरे की अंगूठी पाता है, वह नहीं जानता कि यह किसकी। जैसे कि आप रोड पर चल रहे हैं, आपको हीरे की अंगूठी मिल जाए, लेकिन आप क्या करें, कुछ हीरे की अंगूठी को बेच दें, तो आपने कौन सा अपराध किया? वही तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। वह आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी है। ही इज़ गिल्ट ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। ऑप्शन नंबर 63 का 1 सही लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। 64 कहता है क्या कि ए बी की मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से उसकी चाय में जहर समझते हुए चीनी मिलाता है। लेकिन ने कौन सा अपराध किया? तो ए ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर रिजल्टेंट वर्क हुआ ही नहीं, रिजल्टेंट वर्क हुआ ही नहीं, इसलिए वहाँ पर नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। 65 कहता है क्या कि एक्स एक पुलिस अधिकारी यह बताने के लिए कि उसने चोरी की गई संपत्ति कहाँ रखी है, वाई को यातना देता है। क्या एक्स ने कोई अपराध किया? बिल्कुल किया, क्योंककि उसके क्या कहते हैं कि उसके कर्तव्य में यह शामिल नहीं है कि वह अभिरक्षा में किसी को यातना दे। इसका ऑप्शन नंबर जो है 65 का 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। 66 कहता है क्या कि ए पीलिया एवं मस्तिष्क जलन से पीड़ित था। बी इस अवस्था को जानता था। एक दिन गर्म बहस के दौरान ए क्रोध में बी को थप्पड़ मार दिया। बी अपना नियंत्रण खो बैठा तथा ए के सिर में जोर से घूंसा मारा।
ए मर गया, पुलिस ने बी को हत्या के लिए अभियोजित करना चाहा। तो देखिए यहाँ पर सही बात है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, लेकिन आपके आंसर के अनुसार ऑप्शन नंबर 4 दिया है, लेकिन यहाँ पर सही होगा। क्यों? क्योंकि वह उसके मस्तिष्क, वह जो मस्तिष्क जो जलन था वह उसकी उस नाजुक अवस्था को जानता था, फिर भी उसने ऐसा किया। यहाँ प्रकोपन की बात नहीं की जाएगी, नियंत्रण की खोने की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ बात में लिखा गया स्पष्ट रूप से कि वह मस्तिष्क जलन से पीड़ित था और बी इस अवस्था को जानता था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वह क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि महेंद्र एक धनी उद्योगपति अपने रखेल के नाम पर भूमि का एक टुकड़ा खरीदता है। क्या महेंद्र ने दंड के लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि उसने एक बेनामी समव्यवहार किया। ऑप्शन नंबर 67 का 2 लगा लीजिएगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। 68 कहता है कि कृष्णा रामा स्टोर पर ब्रेड खरीदने गया। अच्छी ब्रेड मांगने पर दुकानदार ने उसे मॉडर्न ब्रेड की सलाह दी, क्योंकि वह एक लोकप्रिय ब्रांड था। जब कृष्ण ब्रेड खा रहा था तो उसके अंदर गड़े कंकड़ से उसका दांत टूट गया। कृष्णा ने रामा स्टोर मॉडर्न ब्रेड के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का वाद चलाया। देखिए इसमें दोनों जिम्मेदार होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस दुकानदार का काम ब्रेड बेचना है, किसी को सलाह देना नहीं, किसी को कहना नहीं कि आप ये ब्रेड लीजिए। और दूसरा, जिस ब्रेड में कंकड़ पाया गया वह उसके लिए भी जिम्मेदार होगा। तो दोनों लायबल होंगे, अर्थात दोनों जिम्मेदार हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 तब चलते हैं। 69 क्या कहता है हमारा? 69 कहता है हमारा प्रश्न कि मोहन एक सुनसान सड़क पर चल रहा है। बाबू एक चाकू के साथ आया। मोहन से कहा अपना जीवन या अपना बटुआ। मोहन ने अपनी रिवॉल्वर निकाला। उसे देखकर बाबू भागा तथा मोहन ने उसके पैर पर गोली मार दी। तो उसने क्या किया? देखिए सिंपल सी बात है, ये जो ऑप्शन नंबर सही होगा वह होगा ऑप्शन नंबर क्या? 4 क्या 3 कि मोहन को दंडित किया जाएगा क्योंकि बल का प्रयोग आशंकित क्षति के अनुपातिक नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होना चाहिए। 69 का ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। 70 क्या कहता है कि अजय एवं बंटी एक ही कॉलोनी में पड़ोसी थे। बंटी ने अपने मकान के एक भाग में टंकड़ की कक्षाएं प्रारंभ की तथा टंकड़ की ध्वनि अजय को परेशान करने लगी। किसी भी प्रकार के निरंतर शोर को वह सहन नहीं कर सकता था। देखिए यह ऑप्शन का जो नंबर 3 होगा वह सही होगा। बंटी जिम्मेदार नहीं है क्योंकि टंकड़ का शोर अजय के अलावा दूसरे पड़ोसियों को परेशान नहीं कर रहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। इसके बाद कुछ रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो रीजनिंग के प्रश्नों को हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम आते हैं कहाँ पर? ऑप्शन नंबर 85 से। क्या ऑप्शन नंबर 85 से आते हैं। बाकी प्रश्नों को इतना रीजनिंग के प्रश्न हैं बीच में। 85 प्रश्न कहता है कि हथियार के विक्रय में निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च स्थान पर है? विक्रय में कौन सा? यूएसए। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सही होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा है क्या कि जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो यह बुक है जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस। इसके लेखक हैं जसवंत सिंह। देखिए 2 हैं, ध्यान दीजिएगा, गलती मत करिएगा। यशवंत भी दिया है और नीचे दिया है जसवंत भी दिया है। इसका जो है जसवंत होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही रहेगा वह क्या होगा? 3। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। 87 कहता है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है? 2012 में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? वह थे कौन? करिया मुंडा। ऑप्शन नंबर क्या जिसका सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है। 88 प्रश्न तब चलते हैं। सॉरी, ये 88 प्रश्न का उत्तर था करिया मुंडा। 87 छूट गया था, स्किप हो गया था। 87 प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राज्यपाल थी कहाँ की? किस राज्य की? तो वह राजस्थान की थी। कहाँ की थी? राजस्थान की। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। 89 कहता है कि मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों को जोड़ती है? तो मैत्री एक्सप्रेस चलाई जाती है भारत और किसके बीच? बांग्लादेश के बीच। किसके? भारत और बांग्लादेश। वहीं यदि समझौता एक्सप्रेस की बात करें तो वह होगा भारत और पाकिस्तान के बीच। देखिए ध्यान रखिएगा, मैत्री भारत और बांग्लादेश, समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। 90 कहता है क्या कि किस देश की कैबिनेट ने ग्लोबल वार्मिंग के
खतरे की ओर ध्यान आकर्षण कराने के लिए प्रथम अंडर वाटर मीटिंग की थी? तो वह किया था किसने? मालदीव ने किया था। किसने? मालदीव ने किया था। 91 की तरफ चलते हैं। 91 कहता है किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपिता की हत्या के लिए अभियुक्तों के मृत्युदंड की पुष्टि घटना के 34 वर्षों बाद की? तो वह किया किसने था? बांग्लादेश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। 92 कहता है किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है? बात पूछा है भारत में। यदि आपका विश्व में तंबाकू विरोध दिवस की बात करता तो वह होता 31 मई, और भारत में बात करें तो वह कितना होगा? 11 अप्रैल। मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। 93 कहता है कि कौन सा हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा के नाम से पुनः नामित किया गया था? नाम बदला गया, तो वह बदला गया था किसका? लखनऊ एयरपोर्ट का। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। 94 कहता है कि चीन के लिए उड़ान सेवा शुरू करने वाली प्रथम भारतीय प्राइवेट एयरलाइन? तो वह थी कौन? जेट एयरवेज। कौन थी? जेट एयरवेज। बाकी 95 में पूछा है कि नाटो का मुख्यालय, सभी जानते हैं नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में है। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। नाटो का फुल फॉर्म क्या होगा? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी इसका जो मुख्यालय है हमने बता दिया कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। अगला हमारा प्रश्न है क्या कि ऑक्टोपस आतंक विरोधी अभिकरण बनाया गया कहाँ का है? देखिए ये आंध्र प्रदेश का जो एंटी टेरर एजेंसी है, यह आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा बनाई गई थी। क्या? ऑक्टोपस। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। 97 कहता है कि भारत के किस राज्य में समाचार पत्रों की संख्या अधिक है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपका ही प्रदेश उत्तर प्रदेश जो है ये इसमें समाचार एजेंसी की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगला हमारा प्रश्न है क्या? क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं। 98 क्या कहता है कि भारत में मानवीय उद्देश्य हेतु संस्था की स्थापना करने वाला भूतपूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है? तो वह थे कौन? स्टीव वा। कौन? स्टीव वा। ऑप्शन नंबर 1 सही। 99 के प्रश्न की तरफ चलते हैं। 99 प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसे भारत का एकमात्र धूम्र रहित शहर घोषित किया गया? डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट ओनली स्मोक्ड फ्री सिटी? वो है कौन? चंडीगढ़ थी उस समय। कौन? चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर 4 सही। और आज का लास्ट का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 100, वह क्या है? 100 के निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला जिसे लोकसभा अध्यक्ष बनाए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मीरा कुमार कांग्रेस के शासनकाल में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो आज 101वां प्रश्न है, वह कहता है कि जो नोवाक जोकोविच हैं वह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो सभी लोग जानते हैं। देखिए खिलाड़ियों के खेल से संबंध का पूछा जाता है प्रश्न आपसे। तो जो प्रमुख खिलाड़ी हैं, सेरेना विलियम्स हो गया, सारिया मारापोवा हो गया, उसके बाद नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, ये जो प्रमुख जो खेले हैं उनसे जो खिलाड़ी संबंधित हैं उनको आप याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 101 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2, वो किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। ऑप्शन नंबर 100 क्वेश्चन नंबर 102 है कि टेनिस स्टार मारिया सारापोवा किस देश की हैं? वो है किस देश की? रूस की हैं। किस देश की? रूस की हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 3 कहता है कि वर्ल्ड बैडमिंटन में साइना नेहवाल का क्या स्थान है? 2012 में वर्ल्ड बैडमिंटन में साइना नेहवाल का स्थान था कौन सा? चौथा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है क्या कि एंडी मरे का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो एंडी मरे भी जुड़े हैं किस खेल से? टेनिस से। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। देखिए यहाँ पर कई प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए याद करिएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि लियोनेल मेसी जो महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं वह किस देश के हैं? देश भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कौन से देश के कौन से खिलाड़ी, उनका संबंध क्या, तो वो भी आप चाहें तो चार्ट के माध्यम से या फिर उसको जैसे भी याद कर सकते हो उसको याद कर लीजिएगा। तो लियोनेल मेसी जुड़े हुए हैं कहाँ से? अर्जेंटीना से। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलते हैं। पूछा है कि ओलंपिक 2012 का आयोजन कहाँ होना है? तो ओलंपिक 2012 कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 107वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 107वां प्रश्न कहता है कि सेरेना विलियम्स जो टेनिस स्टार हैं वह किस देश के हैं? तो सेरेना विलियम्स कहाँ की? अमेरिका की, या फिर कह लें यूएसए की हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 होगा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ चलते हैं। वह कहता है कि मोहम्मद अली का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो मोहम्मद अली का नाम बॉक्सिंग से या फिर मुक्केबाजी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 108 का जो सही होगा वह 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 109 आप लोग देख पा रहे होंगे कि खिलाड़ियों से इस साल कितने प्रश्न पूछे गए? लगभग 8 पूछे गए, अभी कंटिन्यू चल ही रहा है। पूछ रहा है कि हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद कहाँ रहने वाले थे?
ये थे झांसी के रहने वाले। ऑप्शन नंबर 1 सही। ये प्रयागराज में पैदा हुए थे, लेकिन झांसी में ये जाकर बाद में बस गए थे इनके माता पिता के ट्रांसफ़र होने के पश्चात। अगला प्रश्न है हमारा 111 कि भारत का प्रथम बोलने वाला चलचित्र या फिर मूवी की बात की गई है। भारत की प्रथम चलने वाली मूवी थी वो कौन सी थी? वो थी वो 111 प्रश्न है, वो थी आलम आरा। क्या थी? आलम आरा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सही होगा उसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 110वां प्रश्न छूट गया था। 110वां प्रश्न है कि 2011 में विंबलडन का खिताब किसने जीता था? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, यूएस ओपन और फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस और विंबलडन। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उसमें से पूछा है विंबलडन की बात की गई है। विंबलडन उस समय जीता था किसने? उसमें जीता था नोवाक जोकोविच ने। तो ऑप्शन नंबर 3 उसका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 111वां हो चुका है, 112वें की तरफ। 112वां प्रश्न कहता है क्या कि शिव कुमार शर्मा किसके लिए जाने जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इस बार भी, तो याद रखिएगा। यह संतूर के किसके? संतूर के वादक हैं, जो वाद्य यंत्र संतूर, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही। 113 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 113 प्रश्न क्या कहता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना कब? 1945 में। 1945 में बना। ये जो ऑप्शन नंबर 1955 दिया यह गलत है, यहाँ पर 1945 होगा। आप यदि देख पा रहे होंगे पेपर में तो वह ऊपर हिंदी वाला ऑप्शन सही है और इंग्लिश वाला गलत था, तो 1945 सही कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कब, क्या प्रश्न है कि मानवाधिकार आयोग कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार आयोग 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही। 115 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 115 प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान समय में जनरल सेक्रेटरी कौन है? तो उस समय थे 2012 में कौन? वान की मून। कौन थे? वान की मून थे। वह कब? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि वर्तमान में कौन हैं यूएन के महासचिव? ये आपके लिए वर्तमान के जो हैं यह इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं बता पाएंगे तो हम अगले पेपर में आपको बताएंगे। अगला हमारा प्रश्न है 16 कि वह समिति जो नोबेल पुरस्कार जीतने वालों का चयन करती है, तो वह है स्वीडन कमेटी। वो ऑप्शन नंबर जो 116 का होगा वह 3 सही होगा। 117 की तरफ चलते हैं। 117 प्रश्न कहता है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने हेतु न्यूनतम समर्थन कितने लोगों की चाहिए? तो अब 50 लोगों की चाहिए। कितने लोगों की? 50 लोगों की चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा 117 का 3 सही होगा। 118 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 118 प्रश्न कहता है कि पोप बेनेडिक्ट 16वें किस देश के हैं? तो ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 119वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 119वां प्रश्न कहता है कि प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसने क्रिकेट में दोहरा शतक बनाया था। तो यह प्रथम भारतीय थे, वो कौन थे? पॉली उमरिगर। कौन? पॉली उमरिगर। इनके नाम से वर्तमान में पुरस्कार भी दिए जाते हैं और इन्होंने प्रथम दोहरा शतक लगाया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 120वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 120वां प्रश्न कहता है क्या कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वह थे एच.जे. कानिया। कौन थे? एच.जे. कानिया थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 4 सही लगा लिए। और वर्तमान में 47वें हैं कौन? एस.ए. बोबडे। कौन है? एस.ए. बोबडे वर्तमान में 47वें हैं। 121वां क्वेश्चन कहते हैं कि भारत के समुद्र तट की लगभग लंबाई कितनी है? तो लगभग ऑप्शन में जो है उसके हिसाब से 5600 किलोमीटर सही होगा। 122 की तरफ चलते हैं। 122 प्रश्न कहता है कि चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? जो चिपको आंदोलन है वह वृक्ष के कटाई से जुड़ा हुआ है, वृक्ष के काटने से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ चलते हैं। 123 प्रश्न कहता है कि हिंदी लेखक निराला को किस नाम, कौन से लेखक है जिन्हें हम निराला के नाम जानते हैं? तो सभी जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 124 तरफ चलते हैं। 124 प्रश्न कहता है कि हवा के दबाव की माप करने वाले यंत्र का नाम। तो हवा का जो दबाव माप करता है उसको हम बोलते हैं क्या? बैरोमीटर। क्या बोलते हैं? बैरोमीटर बोलते हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा 24 का वह दूसरा सही होगा। 125वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 125वां प्रश्न कहता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? बांध और उससे संबंधित नदियों के बारे में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। तो यह जो नदी बनाया गया था वह महानदी बनाया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। 126वां प्रश्न है कि श्वेत पत्र का या वाइट पेपर का मतलब क्या होता है? देखिए, वाइट पेपर का मतलब होता है गवर्नमेंट स्टेटमेंट ऑन अ पॉलिसी मैटर, या फिर किसी योजना के विषय पर सरकार का
कथन, तो 126 का ऑप्शन नंबर 3 सही लगा लीजिएगा। 127वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 127वां प्रश्न कहता है कि 4 वेदों में सबसे पुराना कौन है? सबसे पुराना है ऋग्वेद और सबसे नया है कौन है? वह है अथर्ववेद। इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वह 3 सही होगा। 128वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 128वां प्रश्न कहता है क्या कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली का लाल किला बनाया तो किसने? शाहजहां ने। अब हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो शाहजहां थे उनके पिता का नाम क्या था। अगला हमारा प्रश्न है कि कुहासा या मिस्ट का रीजन क्या होता है? तो कुहासा या मिस्ट का रीजन होता है क्या? वाटर वेपोरस एट लो टेम्परेचर, या फिर कम ताप पर पानी का वाष्प। तो क्वेश्चन नंबर 129 का 3। और आज का लास्ट प्रश्न और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वह है क्या कि APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया? याद रखिएगा हमारे राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और इनको दिया गया था कब? 1997 में। कब दिया गया था? 1997 में। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो हमने इस वीडियो में के माध्यम से 2012 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। यदि कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और चैनल पर नए साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके समय समय पर हम लाते रहते हैं। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।